Hello everyone and welcome to the class of mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic Nagpur. Topic of our today's lecture is problems on inversion method. Course outcome: apply the concept of algebra to solve engineering related problems. So let's see what are the learning outcomes. After watching this video, you will be able to know how to solve problems on matrix inversion method. तो आज हम इन्वर्शन मेथड का ही एक और एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। तो ये एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमने इसके पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा है एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने इन्वर्शन मेथड के ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखा है। इन्वर्शन मेथड क्या होता है ये भी हमने देखा है। ओके, तो वहां पर हमने टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एग्जाम्पल को सॉल्व करना सीखा था। आज हम इन्वर्शन मेथड से थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख रहे हैं। ओके, तो लेट्स सी सॉल्यूशन। तो कंसेप्ट हमारा सेम ही है। इन्वर्शन मेथड कहाँ गया है तो आप लोग को याद रखना है कि कौन से वाले चैप्टर में है इन्वर्शन मेथड, मैट्रिक्स चैप्टर में। ओके, कभी इस तरह से भी लिखा हुआ रहता है सॉल्व द इक्वेशन बाय इन्वर्शन मेथड। इन्वर्शन मेथड से इसे सॉल्व करना है। ओके, तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से हो जाएगा। सब में पहले हमें क्या करना है, जो इक्वेशन दिया हुआ है उन्हें क्या करना पड़ता है, हमें गिवन इक्वेशन को एक के नीचे एक लिखना है। ओके, राइटिंग देम द इक्वेशन वर्टिकली। ओके, तो इस इक्वेशंस को लिखते समय ध्यान रखेंगे कि एक तरफ क्या आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स के टर्म आना चाहिए और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन लिखा, देन सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y माइनस z इक्वल टू -3, देन थर्ड इक्वेशन x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 4। ओके, तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, इस तरह से हमने ये तीनों इक्वेशंस को एक के नीचे एक लिख लिया। ओके, ये इक्वेशंस लिखने के बाद चेक कर लेना कि लेफ्ट हैंड साइड में पहले x y z, तीनों इक्वेशन में पहले x का टर्म, फिर y का टर्म और z का टर्म है या नहीं, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है या नहीं। ये हो गया आपका। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद ये जो दिए हुए इक्वेशंस है उन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो इन्हें हम मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, पहले कॉलम में हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x लिखते हैं, x के सामने वाले नंबर्स। तो देखिए ध्यान से, यहां पर क्या है 3, सेकेंड इक्वेशन में x के सामने में 2 एंड थर्ड इक्वेशन में x के सामने क्या है 1। कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब कि 1 है। सेम इसी तरह से हम कोफिशिएंट ऑफ y लिखेंगे, y के सामने वाले नंबर्स। तो यहां पर क्या है 1, सेकेंड इक्वेशन में y के सामने क्या है -3 और थर्ड इक्वेशन में y के सामने क्या है 2। अब हम लिखेंगे थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में अब हम देखते हैं कि z के सामने में क्या लिखा है 2। यहां पर देखिए z के सामने क्या लिखा है -1 और यहां पर भी क्या लिखा है 1। तो इस तरह से हमने क्या लिख लिया, कोफिशिएंट ऑफ x, y और z लिख लिया। ओके, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब सेकेंड कॉलम में देखिए क्या लिखना पड़ता है, x, y और z वेरिएबल के टर्म को एक के नीचे एक लिखना है, खड़े में लिखना है, वर्टिकली। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप, इसे आप लोग हॉरिजॉन्टल में, इसका मतलब कि आड़े में नहीं लिखेंगे।
कैसे लिखोगे? खड़े में लिखोगे, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू का साइन लगाओगे और फिर क्या करोगे? इक्वल टू साइन लगाने के बाद एक और मैट्रिक्स हम लिखेंगे। उसमें क्या लिखेंगे हम? उसमें हम राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट वैल्यूज लिखी हुई है उसे हमें लिखना है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। ये हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है इसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। जो हम वेरिएबल्स लिखते हैं उन्हें हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। और इक्वल टू के इस साइड में जो मैट्रिक्स लिखा है जिसमें कि हमने कांस्टेंट लिखा है उसे हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। ओके, इन्वर्शन मेथड सॉल्व करना है। इसका मतलब कि हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? हमें ये इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं x, y एंड z, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? ये वाले मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसे हमने कैपिटल x से डिनोट किया है। तो कैपिटल X इक्वल टू A इस साइड में जाकर क्या हो जाएगा? A इनवर्स हो जाएगा और B जैसे का वैसा। ओके, ये हो गया। इसके बाद हमने देखा था, क्या देखा था कि A इनवर्स क्या होता है। अगर हमें क्या करना है? अगर हमें A इनवर्स फाइंड करना है, टू फाइंड A इनवर्स, तो A इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ये है हमारा A इनवर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। A इनवर्स के लिए हमें किस किस की वैल्यू चाहिए? डिटर्मिनेंट A की वैल्यू चाहिए और एडजॉइंट ऑफ A चाहिए। तो डिटर्मिनेंट A हमें कहाँ से मिलेगा? हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, ये वाला, जिससे हम कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? कैपिटल A से, ठीक है। ये हमारा A दिया हुआ है, इसे हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। अब हमें क्या करना है? डिटर्मिनेंट A फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सब में पहले हम क्या लिखेंगे? मैट्रिक्स A लिखेंगे। ओके, क्या लिखेंगे? मैट्रिक्स A, ये जो कि दिया हुआ है। तो देखिए A इक्वल टू मैट्रिक्स 3 2 1, 1 माइनस 3 2, 2 माइनस 1 1। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स A, ठीक है। A इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ओके, तो देखिए अब ये जो A दिया है उससे हम क्या लिखते हैं? अब डिटर्मिनेंट A लिखते हैं। डिटर्मिनेंट A कैसे लिखा जाता है? दो स्ट्रेट लाइन के बीच में। राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स दिया है उसे भी डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। इसका मतलब कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच में वर्टिकल बार ब्रैकेट, जिन्हें हम कहते हैं। तो एलिमेंट्स उसके अंदर के नंबर्स लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पर साइन लगा देना। कैसे? पहले प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ओके, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33। इस तरह से हमने समझने के लिए कोफैक्टर्स के भी टर्म को यहाँ पर लिख लिया। अब आप लोग को ये बताने की ज़रूरत है क्या कि 3/3 डिटरमिनेंट हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। आप सभी को 3/3 डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है, ठीक है। हमारा यहाँ पर एम क्या है कि इन्वर्शन मेथड की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो उसमें डिटरमिनेंट भी आ रहा है और डिटरमिनेंट 3/3 डिटरमिनेंट सॉल्व करना हम बहुत बार देख चुके हैं और सभी बच्चों को अब आने भी लगा है, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहे हैं। तो आप लोग इसे चेक करेंगे, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में भी देख लेंगे अगर आप लोगों को कोई डाउट रहा तो हम कैसे सिंपली रो वाइज कंसीडर करते हैं। हाँ, फिर फर्स्ट नंबर लेते, वो जहाँ पर आता वह रो और कॉलम को डिलीट करके रिमेनिंग नंबर्स लिखते। सेम वही स्टेप को फॉलो करेंगे। तो आप लोगों को डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या मिलेंगी? 8। क्या मिलेंगी डिटरमिनेंट ए की वैल्यू?
8 मिल जाएंगी, जो कि कैसी है, नॉट इक्वल टू 0। हमने डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब उसके बाद हम किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, हम कोफैक्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो कोफैक्टर मीन्स ये जो टर्म दिए हुए हैं, ओके, कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो सब में पहला हमारा कोफैक्टर क्या है, C11, ओके, C11 हम फाइंड आउट करेंगे। तो C11 के लिए देखिए कौन सा साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है। कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो हम लिखेंगे पहले यहाँ पर प्लस का साइन। अब C11 कहाँ पर आया है, इस पोजीशन पे। इसका मतलब कि ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। ये भी आप सभी को आने लगा है सॉल्व करना, ठीक है, कि हम कोफैक्टर कैसे लिखते हैं, फिर भी एक बार ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। C11 के लिए प्लस का साइन है, तो हमने यहाँ पर प्लस का साइन लिखा। ये नंबर C11 की पोजीशन के लिए क्या है, ये पोजीशन है, ये नंबर है। तो ये जहाँ पर आया वह रो और कॉलम को हमने डिलीट किया, रिमेनिंग नंबर्स को हमने कहाँ लिखा, डिटर्मिनेंट के अंदर लिखा, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं C12 इक्वल टू, C12 क्या है, ये, उसके लिए कौन सी पोजीशन, यह। तो यहाँ पर क्या है, माइनस, तो यहाँ लिखा माइनस, कौन सा नंबर, ये। तो ये कहाँ पर है, फर्स्ट रो में, और कौन से कॉलम में, सेकेंड कॉलम में। ये डिलीट हुआ। रिमेनिंग नंबर्स को फिर से डिटर्मिनेंट में लिखिए, 2 1 -1 1, ये हो गया यहाँ तक के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट C13, C13 के लिए क्या है, प्लस का साइन है, तो हमने यहाँ पर भी लगा दिया प्लस का साइन। C13 कौन सी पोजीशन का नंबर है, यह 2 लिखा है, जहाँ पर, कहाँ पर है, फर्स्ट रो में, और कौन से कॉलम में, थर्ड कॉलम में। डिलीट हो गया, क्या बचा, ये 4 नंबर्स। कैसे लिखना पड़ता है, डिटर्मिनेंट के अंदर। तो इस तरह से हमने फर्स्ट रो के सभी कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब इन कोफैक्टर्स की वैल्यू आप लोग को फाइंड आउट करना आता है। सिंपली हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको 3/3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है, उसी प्रकार से आपको 2/2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करना भी आता है, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। -3 × 1 -3, फिर माइनस का साइन आएगा, और फिर से -1 × 2 लिखा है, ठीक है। तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हुआ, -3 + 2 -1। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप लोग इसे चेक कर लेंगे अच्छे से। C11 क्या आ गया हमारा, -1। इसी प्रकार से 1/2, कोफैक्टर ऑफ 1/2 फाइंड आउट करेंगे, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेंगी, क्या वैल्यू मिलेंगी इसकी, हमें इक्वल टू -3 मिल जाएंगी इसकी वैल्यू। देन इसके बाद C13 फाइंड आउट करेंगे, तो C13 आएगा हमारा इक्वल टू 7, ठीक है। क्या आ जाएगा, C13 हमारा इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये 3 कोफैक्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब हम सेकेंड रो की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड रो का पहला कोफैक्टर क्या है हमारा, C21, क्या है, C21 है, ओके। C21 के लिए क्या है, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन, कौन से नंबर का एलिमेंट, दिस नंबर, कहाँ पर है, सेकेंड रो में, लेकिन कॉलम कौन सा, फर्स्ट। कौन कौन से नंबर्स बचे, ऊपर के 2, फर्स्ट रो के 1 2 और थर्ड रो के 2 1, ठीक है। लिखेंगे 1 2 एंड 2 1, हो गया। अब सेकेंड कोफैक्टर C22, C22 के लिए क्या है, प्लस का साइन है प्लस का साइन C22 के लिए। ये C22 के लिए प्लस का साइन कौन से नंबर का है, दिस 1। ये कहाँ पर है, सेकेंड रो में और सेकेंड कॉलम में। इस तरह से डिलीट करना, देखिए क्या दिख रहा है, फर्स्ट रो में 3 और 2 लिख दिया यहाँ पर, और फिर बाद में 1 और 1, तो ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया, ओके। अब नेक्स्ट कोफैक्टर हमारा C23, C23 के लिए यहाँ पर है माइनस का साइन, तो वह हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस का साइन। कौन से नंबर का एलिमेंट, यह दिस 1। ये कहाँ पर है, फिर से सेकेंड वाले रो में और थर्ड वाले कॉलम में। बचे हुए 4 नंबर्स को आप सभी फिर से कैसे लिखेंगे, फिर से डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे, ओके। ये भी आप सभी को सॉल्व करना आता है। तो सॉल्व करने के बाद
C12 आपका क्या आ जाएगा 3, ओके। C12 की वैल्यू मिल जाएंगे आप लोगों को 3। उसके बाद C22, कोफैक्टर ऑफ C22 क्या आ जाएगा 1, 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 1। उसके बाद नेक्स्ट कोफैक्टर है हमारा C23 क्या आ जाएगा हमारा, देखते हैं। C23 आएगा हमारा 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 इंटू 1 5, ठीक है, तो -5 आ जाएगा। आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है, ओके। नहीं तो इस प्रॉब्लम में ये ऑलरेडी लेंथी है, तो इस तरह से भी आप ये लिखना है कंपल्सरी। उसके बाद ये आंसर को इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है, बिना पूरा सॉल्व किए, स्टेप बाय स्टेप, ओके। थर्ड रो के कोफैक्टर फाइंड करते हैं। C31 के लिए है हमारे पास प्लस का साइन, ये नंबर का एलिमेंट है, ये कहाँ पर है, फर्स्ट वाले रो में, थर्ड वाले कॉलम में। बचे हुए 4 एलिमेंट्स को आप फिर से क्या करेंगे, फिर से डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। उसके बाद C32 के लिए माइनस का साइन, यह नंबर का पोजीशन का एलिमेंट हुआ, तो ये डिलीट हुआ और ये डिलीट हुआ। बचे हुए 4 नंबर्स को आपको फिर से क्या करना है, डिटर्मिनेंट में लिखना है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे C33 के लिए देखिए कौन सा साइन है, प्लस का, कहाँ पर है, यहाँ पर। क्या डिलीट हो रहा है, इस तरह से थर्ड रो और थर्ड कॉलम। जो बचे हुए 4 एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, उन्हें आप लोग फिर से डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, ओके। तो ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, फिर से ये 2/2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इन्हें सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू आ जाएंगी 5, ओके। देन नेक्स्ट वन C32 हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है 7। उसके बाद C33 हम फाइंड आउट करेंगे। सो 3 कोफैक्टर ऑफ C33 हमें मिलता है -11। क्या मिल जाता है हमें, -11, ओके। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, इस तरह से हमने सभी कोफैक्टर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब पहले क्या लिखते हैं, हम मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स हम लिखेंगे, ओके। अब हम मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर लिखते हैं। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर को हम कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, लेटर P से। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इक्वल टू क्या होता है, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ठीक है। अब इसी के बाजू में हम क्या करते हैं, इन सभी कोफैक्टर्स की वैल्यू जो कि अभी हमने फाइंड आउट की वह हम लिखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, आपके पास ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर जो हमने फाइंड आउट किया वह है, तो उसे देखकर उसी पोजीशन पे लिखते जाइए, ठीक है, रो वाइज। तो C11 आया है हमारा -1, C12 आया है हमारा -3, C13 हमें मिला है 7, ठीक है। तो हमने फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स की वैल्यू लिख दिया। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड रो पर। तो सेकेंड रो के कोफैक्टर्स की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, इन्हीं को देखते हुए हम इसे रो वाइज लिख लेते हैं। 2 1 3 2 2 1 2 3 -5। इस तरह से हमने कोफैक्टर सेकेंड रो का भी लिख लिया। अब थर्ड रो के कोफैक्टर्स की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, ये भी हम थर्ड रो में अब लिखेंगे। 3 1 5 3 2 7 एंड 3 3 -11, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या मिल गए, कोफैक्टर्स की
वैल्यू मिल चुकी है। आया समझ में? तो अब हमने कोफैक्टर्स लिख लिया, लेकिन ये प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं। हम मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर लिखने के बाद क्या लिखते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर से। इसका मतलब कि ये जो मैट्रिक्स हमने लिखा है इसका हमें ट्रांसपोज करना है, जिसे हम P डैश या फिर P रेज़ टू द पावर T इस तरह से दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। ओके, तो अब देखिए ये जो मैट्रिक्स आया वहां पर फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो कन्वर्ट इनटू सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो कन्वर्ट इनटू थर्ड कॉलम। इस तरह से हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन अभी भी हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ क्या? नहीं। हमें क्या करना है? सब में पहले अभी ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरह से भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट किया था, तो उसकी वैल्यू क्या आई थी? रिवर्स करके देखेंगे आप सभी, या फिर पहले से ही नोट डाउन करके रखना है। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आई है 8 और एडजॉइंट ऑफ ए ये हमें मैट्रिक्स मिला है, यहाँ लिखा हुआ है। इसे जैसे का वैसा यहाँ पर लिखना है। लेकिन अभी भी यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हमने सिर्फ ए इनवर्स फाइंड आउट किया है। इसके बाद हमारा एम क्या है? हमें कैपिटल एक्स, जिसका फॉर्मूला क्या है? ए इनवर्स इंटू बी, ये भी फाइंड आउट करना है। इक्वल टू ए इनवर्स यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे का वैसा लिख लेंगे। ये हमने लिख लिया ए इनवर्स। उसके बाद फिर से आप वीडियो में रिवर्स करिए। यहाँ पर देखिए, ये हमने प्रॉब्लम जब स्टार्ट किया था, पहले दिए हुए इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा था और फिर देखिए उसे सिंबॉलिकली लिखा है। तो बी का मतलब क्या है? ये मैट्रिक्स, जो कि हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका बी है उसकी जगह आपको क्या करना है? ये वाला मैट्रिक्स लिखना है। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स लिख देंगे आप। क्या है? 3 - 3 एंड 4। ठीक है, बी की जगह पर। ओके, लिख दिया हमने। अब आपको इस तरह से मैट्रिक्स मिल गया। अब क्या करना पड़ता है? ये दोनों मैट्रिक्स हैं और कैसे हैं? मल्टीप्लिकेशन में। तो इन्हें क्या करना पड़ता है? सॉल्व करना पड़ता है। कौन सी मेथड से? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। कौन सी मेथड से करना पड़ता है सॉल्व? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। तो ये इक्वल टू 1/8 जैसे का वैसा। अब क्या है यहाँ पर? फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, और कॉलम तो है नहीं, तो यहाँ पर जो तीनों रो है, ये तीनों रो को क्या करते हैं? बस ये वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाओ और प्लस करते जाओ। ओके, तो देखिए पहले नंबर से पहला नंबर -1 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके किया, उसके बाद हमेशा प्लस का साइन। दूसरा नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर। ठीक है, सेकेंड नंबर। तो ये क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस का साइन, 5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो हमने फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया और कॉलम यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो अब हम चले आएंगे सेकेंड वाली रो पर। सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 7, थर्ड नंबर मल्टीप्लाई बाय थर्ड नंबर, तो ये है 7 मल्टीप्लाई बाय 4। इस तरह से हमने सेकेंड रो को ये फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम आते हैं थर्ड रो पर। थर्ड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस -11 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है,
इस तरह से आपने सभी को मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन करते आना है और प्लस करते जाना है। इसके लिए आप लोग कैलसी का भी यूज कर सकते हैं। कैलसी में जैसा का वैसा ब्रैकेट सब कुछ डाल के सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप सभी को मल्टीप्लिकेशन और प्लस करना आता ही है। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा। तो इसके आगे के स्टेप ध्यान देंगे अभी। ठीक है, ओके। तो क्या है, x इक्वल टू ये 1/8 जैसे का वैसा। ओके, अब इन्हें मल्टीप्लाई करते जाइए और प्लस करते जाइए। ओके ओके, देखिए -1 इंटू 3 -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -3। ये प्लस का साइन जैसे का वैसा, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 -3, फिर प्लस का साइन और 5 इंटू 4 20। ठीक है, क्या आ गया, 20। अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट रो पे आइए, -3 इंटू 3 -9। ओके सॉरी, यहाँ पे भी गलत हो गया, 3 इंटू 3 9, माइनस का साइन जैसे का वैसा, प्लस का साइन 1 इंटू -3 -3, प्लस का साइन 7 4 जा 28। थर्ड रो पर आएंगे, अब 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21, प्लस का साइन एज इट इज, माइनस माइनस गेट प्लस, 5 इंटू 3 15, प्लस का साइन ब्रैकेट में -11 इंटू 4 -44। प्लस और माइनस करना सभी को आता है। ठीक है, -3, ये प्लस माइनस -9 प्लस 20, -9 प्लस माइनस -3 प्लस 28, 21 प्लस 15 प्लस माइनस -44। मैट्रिक्स कंप्लीट। ओके, -3 -9 -12 प्लस 20 प्लस 8, 1/8 मैट्रिक्स के बाहर का जैसे का वैसा। क्या आया फर्स्ट रो का आंसर, 8। सेकेंड रो पर आइए, -9 -3 -12 प्लस 28 प्लस 16। ठीक है, 21 प्लस 15 36। ओके, 36 -44 -8। नहीं आता तो कैलसी का यूज करेंगे। इसके बाद क्या करना है, ये 1/8 से मैट्रिक्स के सभी नंबर्स को डिवाइड करना है। कैसे करोगे, 8 ऊपर तो 1 ही है तो 1 इंटू 8 डिनोमिनेटर का डिवाइडेड बाय 8, ये 16 डिवाइडेड बाय 8, यहाँ पर -8, 1 मल्टीप्लाई बाय -8 डिवाइडेड बाय 8। ये मैट्रिक्स क्या हो गया, कंप्लीट। इक्वल टू 8/8 1, 16/8 2। क्या कर रहे हैं हम, ये वाले 8 से ये 8 को डिवाइड किया तो 1 आया, यहाँ पर ये 8 से 16 को डिवाइड किया तो 2 आया, यहाँ पर 8 से 8 को डिवाइड करोगे 1, ये माइनस का साइन जैसे का वैसा। ओके, और हमारा ये जो लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल X लिखा है वो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम, वर्टिकली X Y और Z है। तो इस तरह से हमने क्या करें, ये वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है ना, X Y Z किसके इक्वल आया, मैट्रिक्स 1 2 -1 के। अब क्या करना है, बाय इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस, हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी देखा है। इसके बाद हम यूज करते हैं इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है ना, एक समान दिखाई दे रहे हैं ना, 3 रो और 1 कॉलम। इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज करके हम वैल्यूज लिख लेते हैं। तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z किसके इक्वल है, z इक्वल टू -1। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एक प्रॉब्लम कंपल्सरी एग्जाम में आएगा।
तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से करके रखना है, ठीक है। इसके सभी असाइनमेंट को आपको एकदम प्रॉपरली सॉल्व करना है, ओके। तो आपका 6 मार्क का एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा अभी से ही और प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अब असाइनमेंट देखेंगे। ये असाइनमेंट है, ध्यान से देख लीजिए। सिर्फ आप लोग को कुछ नहीं करना है, जैसे अभी समझाई उसी तरह से सॉल्व करते आना है, स्टेप बाय स्टेप, ओके। सिर्फ नंबर्स चेंज होंगे आपके मैट्रिक्स के, ओके। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप सभी इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करके सॉल्व करके अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे। Our upcoming topic is problems on matrix inversion method. Thank you for watching this video. So keep learning and happy learning.